तो हम लोग क्या मेंशन कर देंगे 8, ठीक है, डिस्टेंस इक्वल टू वेट ऑफ दैट एज। फॉर वर्टाइसेस हैविंग द नो डायरेक्ट एजेस बिटवीन देम, डिस्टेंस इक्वल टू इन्फिनिटी, हम लोग वो इन्फिनिटी वहां पे मेंशन करना रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन बना लेंगे, ठीक है। ये मैंने उसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन कर दिया, ठीक है। तो क्या किया मैंने, 1 से 1 कोई सेल्फ लूप नहीं रहेगा, तो ये डायगोनल पोर्शन मैंने क्या किया, पहले ही 0 कर दिया, ठीक है। फिर 1 से लेके 2 के बीच में 8 किलोमीटर डिस्टेंस है, ठीक है। फिर 1 से 3 को कैलकुलेट करूंगा तो क्या है, इंफिनिटी, क्योंकि कोई डायरेक्ट एजेस नहीं है अभी ना, तो यहाँ पे इंफिनिटी दिया। फिर उसके बाद 1 से 4 एक डायरेक्ट एजेस, तो यहाँ पे 1 लिख दिया। सिमिलरली 2 से 1 जाने के लिए कोई डायरेक्ट एजेस नहीं है, तो यहाँ मैंने क्या किया, इन्फिनिटी लिखा। सिमिलरली 2 से 3, अगर मुझे 2 से 3 जाना तो एक पॉइंट डायरेक्ट एजेस है। 2 से 4 जाना कोई डायरेक्ट एजेस नहीं है, तो यहाँ पे इन्फिनिटी। लाइकवाइज मैंने आगे के जितने भी एलिमेंट है सभी प्रिपेयर कर दिए, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है मैट्रिक्स प्रिपेयर करने में किसी को? ये हम लोगों ने कई बार देखी, नो सर। यस और नो? नो सर। नो अब सर। हम क्या करेंगे, यूजिंग द फ्लोइड वॉर्सल एल्गोरिथम राइट द फॉलोइंग 4 मैट्रिसेस। अब फॉलोइंग 4 मैट्रिसेस मतलब क्या हुआ कि जितने नंबर ऑफ नोड्स हैं उतने नंबर ऑफ मैट्रिक्स बनते हैं ना इसमें। तो सबसे फर्स्ट स्टेज में हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम। हाँ, हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम जो रहेगा हमारा, उसको हम लोग क्या करेंगे, कीपिंग कॉन्स्टेंट, ठीक है। और फिर बाकी के जो रिमेनिंग एलिमेंट रहेंगे उसको कंपेयर करते हैं, मतलब उसको प्रिपेयर करते जाएंगे उसकी वैल्यू, ठीक है। और हमारा इंटरमीडिएट वर्टाइसिस क्या होगा, फर्स्ट उसमें 1 होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलेंगे, हमने क्या किया, फर्स्ट रो को क्या किया, कांस्टेंट किया हुआ है। अब सबसे पहले डायगोनल वैल्यू तो 0 रहेगी, तो हमको ये पोर्शन देखने की जरूरत नहीं है। तो हम क्या देखेंगे, 2 से 3, मैं देखूंगा कि 2 से 3 मेरे पास डायरेक्ट एजेस, तो मैंने यहाँ पे 1 मेंशन कर दिया। अभी 2 से 4, ठीक है। अब 2 से 4 जाने के लिए कैसा है कि अगर 2 से मैं 4 जाता हूँ तो मेरे पास 2 से 1 पे जाने के लिए कोई डायरेक्ट एजेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एज इट इज इंफिनिटी रहेगा। फिर उसके बाद मेरे को देखना है 3 से 2, ठीक है। अगर मैं 3 से 2 जाता हूँ, है ना, 3 से 2 जाना है, राइट। तो क्या होगा, इंटरमीडिएट वर्टाइसिस मेरा क्या है, 1 है, तो मैं इस तरीके से जाऊंगा, ठीक है। तो ये 4 प्लस 8 कितना हो गया, टोटल 12, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है। देन उसके बाद डायगोनल वो है तो 0 करेंगे। फिर 3 से 4 मुझे जाना है, ठीक है, 3 से 4 जाना है। तो 3 से अगर आप 4 देखे तो इंटरमीडिएट वर्टाइसिस कैसा है कि यहाँ से हम गए यहाँ पे, और फिर यहाँ से इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या होगा, 4 + 1 5, यहाँ पे हम लोगों ने मेंशन कर दिया, ठीक है। सिमिलरली 4 से 2 जाना है हमको, तो 4 से अगर हमको 2 जाना है, इंटरमीडिएट वर्टाइसिस क्या है मेरा 1 है, ठीक है। तो 4 से 2 के लिए कैसा, डायरेक्टली मेरा एजेस है, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं डायरेक्टली 2 मेंशन कर दूंगा। अब मुझे क्या करना है, 4 से जो है 3 के पास जाना है, तो 4 से 3 के लिए डायरेक्ट एजेस है, तो मैंने यहाँ पे 9 मेंशन कर दो, ये मेरा डायगोनल वर्टेक्स, ठीक है। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स प्रिपेयर हो गया, डीजी D1। अब सेकंड में क्या करूंगा, मैं ये वाला जो पोर्शन रहेगा, ये मैट, ठीक है, ये और रो और ये कॉलम, इसको मैं क्या करूंगा, कीप कांस्टेंट, और फिर बाकी के एलिमेंट प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो ये 0 है, तो इसको कोई देखने की जरूरत नहीं। हम क्या करेंगे, 1 से 3, यहाँ पे मेरा इंफिनिटी था, ठीक है। तो मैं चेक करूंगा, अब मेरा इंटरमीडिएट वर्टाइसिस क्या है, 2 है ना। तो 1 से मुझे कहाँ जाना है, 3 के पास जाना है। तो कैसे जाएंगे हम लोग, वन टू थ्री, इंटरमीडिएट वर्टाइसिस अभी मेरा क्या है, 2 है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 1 से 2 एंड 2 से 3, राइट। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 9 हो गया। अब 1 से 4 जाना है, तो डायरेक्ट एजेस है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे मैं 1 मेंशन कर दूंगा। 3 से 1, 3 से 1 जाने के लिए डायरेक्ट एजेस है, तो इट इज 4 आ गया, ठीक है। ये डायगोनल वर्टाइसिस से कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन 3 से 4 जाना है मुझे, ठीक है। तो 3 से 4 जाने के लिए इस तरीके से मुझे ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है, तो ये 5 ही रहेगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि दूसरा कोई अभी तक रूट अवेलेबल नहीं है जिसके पेस में मैं 2 से 3 से 4 इससे 5 से कम डिस्टेंस में ट्रेवल कर सकूं, तो इट इज 5 रहेगा, ठीक है। देन उसके बाद 4 to 1, अभी 4 से 1 जाने के लिए मेरा इंटरमीडिएट वर्टाइसिस क्या है, 2 है, लेकिन क्या 4 से 1 जाने के लिए क्या होगा, वो यहाँ से
यहाँ से मुझे 4 से 2 एंड इस तरीके से जाना पड़ेगा, राइट। लेकिन अभी क्या होगा, यहाँ पे इन्फिनिटी मेंशन रहेगा, तो यहाँ पे इन्फिनिटी की यहाँ से 3 को ट्रेवल करना पड़ेगा, राइट। ये हो जाएगा। देन उसके बाद 4 से 3 जाना है मुझे, तो 4 से 3 जाने के लिए कैसा है कि अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया है। 4 से 3 जाने के लिए मेरे पास डायरेक्ट एजेस है 9, लेकिन इंटरमीडिएट वर्टाइसिस क्या है मेरा 2, जो मैं अभी विजिट कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि 4 से मैं 2 गया और 2 से 1 जाता हूँ, तो मुझे 2 + 1 3 किलोमीटर का ही डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ रहा है। तो ये पहले क्या है 9 है, तो ये मेरा जो अभी ये कैलकुलेट क्या है, ये 3 इसलिए एज कम्पेयर टू 9। तो यहाँ पे मुझे क्या करना, शॉर्टेस्ट पाथ करना है ना हम लोग। यहाँ पे मुझे क्या मेंशन करना पड़ेगा 3 इंस्टेड ऑफ 9। यहाँ तक समझ में आया सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, थर्ड रो एंड थर्ड कॉलम को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है। अब ये तो पोर्शन डायगोनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब 1 से 2 जाने के लिए, 1 से 2 जाने के लिए क्या पाथ है हमारे पास, डायरेक्ट एजेस है, और दूसरा कोई ऐसा पोर्शन नहीं है जिसके बेस पे 8 से कम डिस्टेंस ट्रेवल करके हम 2 जा सकते हैं, तो एजीटी से 8 ही रहेगा, ठीक है। 1 से 4 जाने के लिए डायरेक्ट एजेस है और इससे कोई लोएस्ट पाथ नहीं है, तो 1 ही रहेगा। 2 से हमको कहाँ जाना है, 1 जाना है, ठीक है। तो 2 से 1 जाने के लिए हमारे पास क्या है कि कोई डायरेक्ट एजेस नहीं, लेकिन हम क्या करें वाया 3, मतलब 3 हमारा इंटरमीडिएट वर्टेक्स से, तो हम लोग इस तरीके से ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है 5 मेंशन किया हुआ है मैंने। सिमिलरली अगर मुझे 2 से 4 जाना है, ठीक है, तो 2 से 4 जाने के लिए कैसा है, 2 से हम 3, 3 से 1 और 1 से 4, 1 से 4 जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 6। अब यहाँ पे देखो एक बात ध्यान दो, अब पहला मेरा इंटरमीडिएट वर्टेक्स 1 था, उसके बाद 2 लिया, उसके बाद मैंने 3 लिया, ठीक है। तो मैं 1 से अभी थर्ड जब मैट्रिक्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो मेरा इंटरमीडिएट वर्टेक्स 3, ठीक है। तो उस पाथ में मैं जो प्रीवियस विजिटेड वर्टेक्स है उसको भी कंसीडर कर सकता हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है 2 से 3, 3 से 1 एंड 1 से 4 गया हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पे क्या है टोटल 6 आया, जो कि पहले इनफाइनाइट था। आया समझ में? देन 4 से 1 जाना है, ठीक है। अब 4 से 1 जाने के लिए क्या पाथ अवेलेबल है मेरे पास, 4 to 3, 3 to 1. वेरी गुड, 4 टू 3। लेकिन आप देखो ना 4 टू 3 जाने के लिए क्या होगा, 4 टू 3 क्या 9, 9 से 4 टोटल कितना 13 आएगा। 4 to 2, 2 to 3, 3 to 1. हम क्या करेंगे 4 से 2 जाएंगे, 2 से 3 जाएंगे और इससे 1 जाएंगे, तो यहाँ क्या होगा 2 + 1 3 एंड 4 दैट इज 7। तो इसने यहाँ पे 7 आया, ठीक है। नेक्स्ट 4 से 2 जाना है, 4 से 2 के लिए डायरेक्ट एजेस है और उससे कोई दूसरा लोएस्ट पाथ नहीं है, तो एजेस यहाँ पे क्या होगा 2 ही रहेगा, और ये तो मेरा डायगोनल पोर्शन है लास्ट वाला, तो इसको एजेस। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, फोर्थ वाले रो और कॉलम को कांस्टेंट रखेंगे और बाकी रिमेनिंग कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो ये 0 एज इट इज रहेगा। 1 से 3 जाने के लिए, 1 से 3 जाने के लिए कौन सा पाथ यूज करेंगे हम लोग, 1 to 4, 4 to 3. 1 टू 4, 1 से 3 जाना है, बराबर। वन टू, सबसे लोएस्ट पाथ चेक करो ना। देखो लिसन, अभी मेरी बात सुनो। अभी जैसे मैंने आपको क्या बताया, यहाँ हमारा इंटरमीडिएट वर्टाइसिस 1 था, यहाँ हमारा 2 था, मतलब वी कैन यूज 1 ऑल्सो, है ना। यहाँ हमारा इंटरमीडिएट वर्टाइसिस 3 था, तो 1 2 और 3 को यूज, और यहाँ हमारा इंटरमीडिएट वर्टाइसिस 4 है, ठीक है। वी कैन यूज 1 2 एंड 3 ऑल्सो, राइट। तो हम कैसे ट्रेवल करेंगे, सर 1 4 4 2 3 1, 4, 2, दिस 3. टाइप, आया समझ। तो ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा, अंडरस्टैंड। ठीक, अब 2 से 1 जाना है हमको। 2 से 1 जाने के लिए क्या करेंगे, हेलो, 2 to 3, 3 to 1. 2 टू 3 एंड 3 टू 1, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट पाथ, राइट। तो यहाँ पे मेंशन होगा 5 एज इट इज। उसके बाद
हमको क्या करना है, ये डायगोनल है, इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से 3 जाना है, डायरेक्ट है, एजेस 1 लिख देंगे यहाँ पे। 3 से 1 जाना है, 3 से 1 जाने के लिए क्या 4 डायरेक्ट एजेस है, उसको दूसरा कोई पाथ नहीं जो कि उससे लोएस्ट हो, तो एज इट इज 4 रखेंगे। 3 से 2 जाना है, चेक करो, 3 से हमको 2 पे जाना है। विच वन इज द लोएस्ट पाथ, हाउ दिस 7 इज कम? 3 to 4, 4 to 1, 3 to 1, 4, 1 to 4, 4 to 2. वेरी गुड, इस तरीके से हम लोग ट्रेवल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 7 और ये मेरा लास्ट जी। ठीक है, तो ये जो एट द एंड हमको मैट्रिक्स मिलता है, ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हमारा जो मैट्रिक्स मिलता है, ये क्या है? आप ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, मतलब कोई भी दो पेयर के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट, सबसे कम डिस्टेंस होगा। ठीक है, जैसे सपोज 1 से 4 के बीच का डिस्टेंस तो 1 हो गया, 3 से 2 के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 7 हो गया। इस तरीके से मतलब कोई भी दो पेयर कंसिडर करो तो हमको शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, जस्ट अ मिनट। ये चीज पढ़ो जब तक, मैंने जो पीपीटी पे डिस्प्ले किया, क्या लिखा है। पीपीटी विजिबल है ना सभी को? Yes, sir. क्या लिखा है पढ़ के मुझे बताओ एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पे। समझ में आ रहा है क्या क्या लिखा है? कुछ पढ़ते हैं। एनीवन? हेलो? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. क्या समझ में आ रहा है कुछ क्या लिखा है मैंने वहाँ पे? Linear ordering of vertices. हम्म, अगर 7 और मतलब 7 से 11 तक जा रहा है, मतलब डायरेक्शन 7 to 11 है, तो 11 पहले आएगा 7 ऐसा। और कुछ उसके अदर दिन क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या बोल रहा है? टोपोलॉजिकल सॉर्ट और ऑर्डरिंग। ठीक है, तो इसमें हमको क्या करना पड़ता है कि
एक्चुअली ये जस्ट ये कंसेप्ट है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड आता है, ठीक है। आप इस चीज को पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी, ठीक है। लेकिन ये कैसे हम लोग करते हैं कि किसी प्रोजेक्ट को हैंडल करना है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट टास्क दिए रहते हैं, उसका कंप्लीशन कैसे होता है, और स्टार्टिंग टू एंड उसमें कितना टाइम ड्यूरेशन उसको लगने वाला है। तो स्टार्टिंग टू एंड जितना भी टाइम इंटरवल होता है उसको हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पाथ। क्या होता है उसको? क्रिटिकल पाथ, राइट। तो वो कैसे होता है, हम उस चीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सब चीजें हमको यहाँ पे देखनी है, ठीक है। जस्ट देखो क्या करेंगे हम लोग इसमें। Basically, topological sort is a linear ordering of vertices in such a way that if there is an edges in the directed acyclic graph, है ना, going साइकिल जनरेट हो रहा है इधर, No, sir. ठीक है। क्योंकि अगर हम इस तरीके से जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि इसका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्टेड असाइक्लिंग ग्राफ। तो इसका कहना क्या है कि गोइंग फ्रॉम वर्टेक्स यू टू वी, तो अब कोई सा भी आप एक यू वर्टेक्स ले लो और वी वर्टेक्स ले लो, ठीक है। ये हमारा वी वर्टेक्स है और ये हमारा यू और यू वी है, ठीक है। तो गोइंग फ्रॉम वर्टेक्स यू टू वी, यू से हम वी के तरफ गए, देन यू कम बिफोर द वी इन ऑर्डरिंग। तो जब हम इसका ऑर्डर बनाएंगे तो क्या होना चाहिए कि यू पहले आना चाहिए और वी बाद में, मतलब वी के पहले यू आना चाहिए। इस तरीके से इसमें कहा गया, ठीक है। तो क्या इंपॉर्टेंस में, टोपोलॉजिकल सॉर्ट इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ द ग्राफ इज डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ, मतलब वो डायरेक्टेड ग्राफ होना चाहिए प्लस असाइक्लिक होना चाहिए, वहां पे साइकिल जनरेट ना हो। उसके बाद देयर में एग्जिस्ट मल्टीपल डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग फॉर अ गिवन डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। तो इसमें क्या हो सकता है कि जब हम ऑर्डरिंग करेंगे तो उसमें मल्टीपल ऑर्डर जनरेट हो सकते हैं। अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल अगर हम लोग लें तो कि इस तरीके से होता है ना कि देखो, हमको एक कोई भी टास्क दिया गया, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको अ, आप सेकेंड ईयर एसी में है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 5 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद एक टर्म एंड होगा। टर्म एंड के बाद आपको क्या करना है कि आपके टर्म वर्क के फाइल सबमिट करने हैं, प्रैक्टिकल के फाइल सबमिट करने हैं। उसके बाद आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, देन थ्योरी एग्जाम होगा और उसके बाद रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो अगर हम इन सब चीजों को टास्क के बेस पे असाइन करें तो कैसा होगा। सपोज ये आपका एक क्लास है एसीसीओ, ठीक है। हम यहाँ क्या करेंगे, फिर अभी टोटल आपको कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट दिए गए, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, 5 लाइन जनरेट करूंगा एक एक सब्जेक्ट के लिए, और ये इस तरीके से डायरेक्टेड रहेगी, ठीक है।
ये टोटल 5 सब्जेक्ट है। अब आप कंसिडर करो कि 5 सब्जेक्ट क्या है, कि 5 सब्जेक्ट का ये इसका जो टास्क है, मैंने क्या किया, हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर को 5 सब्जेक्ट के टास्क असाइन किए, एक टीचर को। देन क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, और यहाँ पे जब हम लोग जा रहे थे, दैट मीन्स कि क्या, अगर ये मेरा एरो यहाँ तक जनरेट होकर यहाँ आ गया, दैट मीन्स कि आपका एक सब्जेक्ट कंप्लीट होगा। मतलब अगर ये टास्क कंप्लीट हो गया, तो यहाँ अगर मेरा टास्क पहुंच गया कंप्लीशन के बाद, तो मतलब मैं क्या समझूंगा कि ये जो सब्जेक्ट है मेरा कंप्लीट होगा। लाइकवाइज सारे सब्जेक्ट यहाँ पे कंप्लीशन होंगे। फिर जब सारे सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएंगे, तभी हमारा क्या होगा, टर्म एंड होगा या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होगा, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके बाद इसका टर्म वर्क जो होता है, टर्म वर्क सबमिशन होगा, है ना। इस तरीके से हर एक का जो भी, मतलब जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, कुछ सब्जेक्ट के टर्म वर्क हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने 2 सब्जेक्ट के टर्म वर्क रखे, कुछ सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल हो सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। और कुछ सब्जेक्ट का कुछ भी नहीं होगा, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, कुछ सब्जेक्ट की फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगी, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, प्रैक्टिकल एग्जाम लिख दिया। तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ 2 सब्जेक्ट की हो सकती है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे क्या, आपका थ्योरी एग्जाम आ गया। तो थ्योरी एग्जाम क्या होगा, हर एक सब्जेक्ट की थ्योरी एग्जाम होगी। देन उसके बाद आएगा हमारा रिजल्ट, ठीक है, इस तरीके से। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो, ये सब क्या है, जो टास्क है। वॉइस मेरा क्लियर है ना, आवाज आ रही है सभी को? यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि डिफरेंट डिफरेंट टास्क को मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट क्या कंसीडर करूँ कि आपको सेकेंड ईयर एसी कंप्लीट करना है, राइट। ये हमारा एक प्रोजेक्ट है। तो मैंने उस प्रोजेक्ट में क्या किया, मल्टीपल लोगों को डिफरेंट डिफरेंट टास्क असाइन कर रखे हैं। तो टास्क असाइन करना मतलब क्या, कि अगर मैं टास्क कंप्लीट होता है, अगर मैं इस पर्टिकुलर नोट के पास आता हूँ, तो मतलब क्या है कि ये जो पर्टिकुलर टास्क इसको दिया था, ये कंप्लीशन हुआ। टर्म वर्क कब होगा, जब ये टास्क कंप्लीट होगा, मतलब आपको थ्योरी जो क्लासेस है वो कंप्लीट हो जाएगी, उसके बाद टर्म वर्क सबमिट होगा। टर्म वर्क सबमिशन होने के बाद ही आप थ्योरी एग्जाम दे सकते हैं, थ्योरी एग्जाम के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जो सबसे लॉन्गेस्ट पाथ होता है ना, ये सबसे मेरा लॉन्गेस्ट पाथ, मतलब यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। या आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर और अच्छे से समझेंगे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिटिकल पाथ। क्योंकि ये, अगर इसमें जरा भी ड्यूरेशन एक्सटेंड होता है, तो आपका क्या होता है कि प्रोजेक्ट का लाइफ एक्सटेंड, मतलब कि प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन एक्सटेंड होगा। बेस्ट एग्जांपल, अगर हम देखें कि आपका सेकेंड ईयर का जो फर्स्ट सेम का जो थ्योरी क्लासेस है, हम लोग जुलाई में स्टार्ट किया था, लेकिन जो है थ्योरी एग्जाम लेट हुई, ठीक है। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपका फर्स्ट सेम बहुत ज्यादा एक्सटेंड हो गया है, समझ। तो इस तरीके से क्या होगा, अगर बीच में कोई भी टास्क में अगर टाइम एक्सटेंड हुआ, ठीक है, तो आपका क्रिटिकल पाथ का टाइम भी क्या हो जाएगा, एक्सटेंड हो जाएगा। तो हमको क्या करना रहता है कि इस तरीके से हम लोग ये प्लान करते हैं। ये नोट्स क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस, जहाँ पे एक एक टास्क को हम लोग कंबाइन करते हैं। तो हमने कंबाइन कैसे किया, कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया, 5 सब्जेक्ट है, 5 टीचर को 5 अलग अलग सब्जेक्ट के टीचिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। देन उसके बाद जैसे टीचिंग कंप्लीट हुआ, उन लोगों ने टर्म वर्क सबमिट कराया। टर्म वर्क सबमिट करने के बाद कुछ सब्जेक्ट के टर्म वर्क होंगे, कुछ सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे। अगर कुछ सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल है, तो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। और कुछ सब्जेक्ट के टर्म वर्क भी नहीं, प्रैक्टिकल में है, तो डायरेक्टली थ्योरी एग्जाम। जैसे कि फॉर एग्जांपल डिस्कस मैथमेटिक्स हम लोग, डिस्कस मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ा था, उसको टर्म वर्क था ना, प्रैक्टिकल था, तो उसका डायरेक्ट एग्जाम हुआ, ठीक है, इस तरीके से। तो जब सारे टास्क, अब यहाँ पे देखो, यहाँ थ्योरी टीचिंग कंप्लीट होगा, तब टर्म वर्क ओरल प्रैक्टिकल की फाइल्स आपकी सबमिट होगी, चेकिंग होगी। जब ये सब चीजें कंप्लीट हो जाएगी, तब आपकी ओरल प्रैक्टिकल की एग्जाम होगी। जब आपकी ओरल प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो जाएगा, तब आपका थ्योरी का एग्जाम होगा, सभी का थ्योरी की एग्जाम हो जाएगी। देन उसके बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स बनेंगे। तो यहाँ क्या होगा, सपोज आप इसको नोट 1 दिया, इसको नोट 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे नोट का नाम इसको 6 दे दिया, 7 दे दिया, 8 दे दिया। तो ये क्या होगा, इस तरीके से इसके कुछ ऑर्डर बनते हैं, ठीक है, कि नोट्स का मतलब हमको पाथ आइडेंटिफाई करने के लिए। तो वो कंसेप्ट हमको यहाँ पे पढ़ना है कि एग्जैक्टली वो क्या होता है, ठीक है, टोपोलॉजिकल ऑर्डर, सॉर्टिंग, ठीक है। वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। इसके कुछ एग्जाम्पल पहले देखते हैं। ये एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बताऊंगा आगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग डायरेक्टेड असाइक्लिक ग्राफ। ये ग्राफ है, और इसको टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग किया, तो इस तरीके से 4 पॉसिबल वेज बनेंगे। क्या है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। लाइकवाइज 1 2 3 4 6 5, 1 3 2 4 6 5 6, 1 3 2 4 6 5, ये कैसे बनता है, ठीक है। ये मैंने एक एग्जांपल दिया, इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे कि कैसे ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग हो रहा है। तो क्या है उसकी एप्लीकेशंस, क्या क्या यूज होती है।
few important application of the topological sorting, scheduling job from the given dependency among the job। जो अभी रिसेंटली मैंने आपको एक ग्राफ बना के बताया कि किस तरीके से आपकी थ्योरी एग्जाम, थ्योरी के बाद आपका ओरल प्रैक्टिकल सबमिशन, देन उसके बाद प्रैक्टिकल एग्जाम थे, फिर थ्योरी एग्जाम एंड देन रिजल्ट। तो इसको हम लोग बोलते हैं शेड्यूलिंग ऑफ जॉब, है ना। इंस्ट्रक्शन शेड्यूलिंग डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ कंप्लीशन ऑफ टास्क टू परफॉर्म द मैक फाइल्स, है ना। प्रोजेक्ट में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट टास्क अलग हर एक को असाइन किए रहते हैं। अब इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। आप आपका घर का मैनेजमेंट देखो तो आपके घर में जितने मेंबर होते हैं हर एक को अपना अपना एक टास्क डिफाइंड रहता है कि मम्मी को खाना बनाना है, पापा को जॉब पे जाना है, आपको स्टडी करना है ना। और एट द एंड दिन जब खत्म होता है सबको अपने अपने टास्क परफॉर्म करके कंप्लीशन करना है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इस तरीके से। एंड डाटा सीरियलाइजेशन क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है। तो एक एग्जांपल के बेस पे देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पॉसिबल फॉर द गिवन ग्राफ। तो क्या इसके लिए स्टेप्स है हमको। सबसे पहले द टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग ऑफ द गिवन ग्राफ आर फाउंड इन द फॉलोइंग स्टेप। क्या क्या है। राइट इन डिग्री ऑफ द ईच वर्टेक्स। इन डिग्री का मतलब क्या होता है अभी। number of incoming edges। नंबर ऑफ इनकमिंग एजेस इज द इन डिग्री ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्राफ, ठीक है। तो अभी अभी सपोज कि ए की इन डिग्री कितनी है। 0। ए की इन डिग्री क्या है 0। 0। बी की इन डिग्री कितनी है 1, 1। डी की इन डिग्री 1। कितनी है। डी की इन डिग्री कितनी है 2। 2। ई की 2। 2 एंड सी की 2, 1। ठीक है। 2, ठीक है। इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इसका डिग्री फाइंड आउट किया। तो ये पे हमारा एक ग्राफ में जनरेट होगा, सबका इन डिग्री हम लोगों ने मेंशन कर दिया। अब इसके आगे की स्टेप क्या बोलती है, क्या है। वर्टेक्स ए हैज द लिस्ट इन द डिग्री, है ना। लिस्ट इन डिग्री मतलब ए को है सबसे कम इन डिग्री है। तो क्या बोलेगा ये रूल। सो रिमूव द वर्टेक्स ए एंड इट्स एसोसिएटेड एजेस। तो हम क्या करेंगे, वर्टेक्स ए को रिमूव कर देंगे इस यहाँ से, और ये जो एजेस दिख रही है ना इनको भी यहाँ से क्या करना, हमको रिमूव करना है। तो हमारा ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। तो जैसे ये एज रिमूव होगी तो बी का जो इन डिग्री था 1 था, तो ये क्या हो जाएगा 0। यहाँ तक समझ में आया। हेलो, yes sir, ठीक है। Yes sir। तो ए हमारा सेपरेट हो गया और इस तरीके से हमारा ग्राफ बनेगा। तो सेम चीज जो होगी हमको आगे तक रिपीट करते जाना है और एक एक वर्टेक्स को रिमूव करेंगे हम लोग। फिर हम लोग आगे गए, क्या बोला, वर्टेक्स बी हैज द लिस्ट इन डिग्री। यहाँ आप देखेंगे अभी जो बी था मैंने ए को रिमूव किया तो इसको क्या है सबसे लिस्ट इन डिग्री है, राइट। तो मैं क्या करूंगा, सो रिमूव द वर्टेक्स बी एंड इट्स एसोसिएटेड एजेस। तो मैं जैसे बी को रिमूव करूंगा तो उसके एसोसिएटेड एजेस भी रिमूव होंगे और फिर सी और डी को क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से करेक्ट है, ठीक है। और फिर यहाँ क्या करेंगे, मैंने ए के बाद बी को लिया इसलिए कि मैंने ए से बी को पॉइंट कर दिया, मतलब ये मेरा ऑर्डर ए पे लिया उसके बाद बी आ गया ऑर्डर में, है। तो ये मेरा स्टेप मिला मुझे। अब इसके आगे क्या होगा, अब यहाँ पे 2 पाथ कंसिडर हो जाएंगे। सी और डी दोनों को डिग्री 0 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, there are two vertices with the list in degree, so the following 2 cases are possible. In case 1, remove the vertex C and its associated edges, then update the in degree of the other vertices, ठीक है। हम क्या करेंगे, C को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके देखो ये मेरा स्टेप है। तो मैंने क्या किया, सी को रिमूव किया। अगर मैं सी को रिमूव करूंगा तो डी टू ई मेरे पास ही बचेगा। और दूसरा केस क्या होता है, रिमूव द वर्टेक्स डी एंड इट्स एसोसिएटेड एजेस एंड देन अपडेट। तो मैं जब अगर डी को रिमूव करूंगा तो ये केस मिलेगा मुझे सी से ई के। तो 2 केस पॉसिबल है। पहले मेरा ए से बी था एंड देन बी से सी। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, ए से बी एंड बी से डी। यहाँ तक क्लियर है सभी को। yes sir, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे हम लोग फिर से, नाउ द अबोव 2 केसेस आर कंटिन्यू सेपरेटली इन द सिमिलर मैनर, ठीक है। अब यहाँ पे 2 केसेस हो गए तो क्या होगा, सेपरेटली इन द मैनर, लेकिन तो अलग अलग इसमें चलते रहेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग, रिमूव द वर्टेक्स डी सिंस इट हैज द लिस्ट इन डिग्री। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके से 2 पॉसिबल केस है ना। तो पहले वाले केस में हम क्या करेंगे, डी को रिमूव कर देंगे, दूसरे वाले केस में हम लोग सी को रिमूव कर देंगे, ठीक है। तो ऑर्डरिंग कैसा बनेगा, ए बी सी डी ई, है ना। और दूसरा क्या बनेगा, ए बी डी सी ई, इस तरीके से, ठीक है आपको, ए बी सी डी ई
और ये ए बी डी सी, ठीक है। तो इस तरीके से दो मेरे पॉसिबल ऑर्डरिंग आए। For the given graph, the following two different topological ordering are possible: A, B, C, D, E and A, B, D, C, E. समझ में आया सभी को? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब इसका हम लोग एक और एग्जांपल देखते हैं जो मैंने स्टार्टिंग में किया था। क्या है? द फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग पॉसिबल फॉर द गिवन ग्राफ। ठीक है, ये मेरे पास एक ग्राफ दिया है। अब इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप बताओ मुझे। Assign in degrees to each वेरी vertices. गुड। तो हम क्या करेंगे, इसको इन डिग्री लिखेंगे यहाँ पे। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इस सभी इस थोड़े पर्टिकुलर्स का इन डिग्री असाइन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सभी को इन डिग्री ले लिया, कितना कितना। अब सबसे पहले कौन सा वर्टेक्स रिमूव होगा यहाँ से? 1. 1, ठीक है। तो जैसे मेरा 1 रिमूव हो जाएगा तो 2 को भी इन डिग्री 0 हो जाएगा और 3 को इन डिग्री 0 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 2 डिफरेंट केसेस जनरेट हो जाएंगे ना, क्योंकि दोनों का डिग्री क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा आगे वाले केस में ना। तो क्या होगा, so the vertex 1 has the least in degree, so remove the vertex 1 and its associated edges. Now update the in degree of the other vertices। ठीक है, तो हमने जैसे इसको रिमूव कर दिया, ए मेरा सेपरेट हो गया और ये इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा मेरा। अब 2 और 3 दोनों को भी इन डिग्री 0 है ना। तो अब दोनों को इन डिग्री 0 है, तो आप फर्स्ट केस में इसको रिमूव करो या इसको करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 2 पॉसिबल केसेस बनेंगे, हमको 1 बाय 1 रिमूव करना है। तो यहाँ देखो, ये मैंने इस प्रीवियस वाला ग्राफ ले लिया। There are 2 vertices with the least in degree, so the following 2 cases are possible। क्या क्या है? In case 1, remove the vertex 2 and its associated edges। अगर मैं 2 को रिमूव करूंगा तो ये इस तरीके से मुझे मिलेगा, है ना। 2 को रिमूव करूंगा, और अगर मैं 3 को रिमूव करूंगा तो 3 को रिमूव करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, अगर मैं 3 को रिमूव करता हूं तो मुझे इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, आया समझ में सभी को क्या किया हमने? Yes, sir. ठीक है, और आपको क्या करना है, ये जो ऑर्डरिंग, ये जो हमारा ये एग्जैक्टली जो प्रिपेयर हो रहा है नीचे, ये क्या है, इट इज कॉल्ड ऑर्डरिंग। तो पहले फर्स्ट केस में हमने 1 के बाद 2 को रिमूव किया और सेकंड केस में हमने 1 के बाद 3 को रिमूव किया ना। तो इस तरीके से ऑर्डरिंग बनते जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये मैंने प्रीवियस स्टेप का इजली सेम लिया। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे नाउ द अबोव 2 केसेस आर कंटिन्यू सेपरेटली इन द सिमिलर मैनर, रिमूव वर्टेक्स 3। अब यहाँ पे देखो, ये 3 को इन डिग्री 0 है और यहाँ पे 2 को इन डिग्री 0 है ना। तो हम 1 बाय 1 करेंगे। रिमूव 3 vertices since it has the least in degree, and then update the in degree of other vertices। और सेकंड केस में क्या होगा, remove the vertex 2 since it has the least in degree, then update the in degree of other vertices। ठीक है, तो ये दो पॉसिबल केसेस हो सकते हैं। तो पहले इसमें मैंने 3 को रिमूव किया, सेकंड वाले में 2 को रिमूव किया। इस तरीके से मेरे दो पॉसिबल केसेस बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर सभी को? Yes. नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, रिमूव द वर्टेक्स 4 सिंस इट हैज द लेस्ट इन डिग्री। अब यहाँ पे देखो 4 को रिमूव करेंगे हम लोग, ठीक है, और यहाँ पे सिमिलर दोनों भी केस में 4 ही रिमूव होने वाला है ना। तो इस तरीके से हमारा ऑर्डरिंग बनेगा। ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देयर आर 2 वर्टाइसेस विद द लिस्ट इन डिग्री, सो 2 केसेस आर पॉसिबल, एनी ऑफ द 2 वर्टाइसेस मे बी टेकन फर्स्ट। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाले केसेस में क्या, यहाँ पे हमारा 5 और 6 बचा था, 5 एंड 6। तो अगर आप देखेंगे तो ये 1 2 3 4 और 1 2 3 4 ये सेम है, लेकिन मैंने क्या किया, ये वाले पोर्शन, इधर के पोर्शन में 2 केसेस बनेंगे और इधर के पोर्शन में 2। ठीक है, तो यहाँ पे पहले क्या किया, 5 6 को पहले 5 को पहले लिया, 6 को बाद में लिया, या फिर 6 को पहले लेके 5 को बाद में ले लिया। तो इधर 2 ऑर्डर बन गए। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या किया, 1 3 2 4 एज इट इज था, 1 3 2 4 एज इट इज था, पहले 5 को लिया, फिर 6 को लिया, फिर 6 को लेके 5 को ले लिया। तो यहाँ पे 2, तो टोटल क्या हो जाएंगे मेरे, फॉर द गिवन ग्राफ द फॉलोइंग 4 डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग आर पॉसिबल। तो ये मेरे 4 डिफरेंट टोपोलॉजिकल ऑर्डर पॉसिबल है। समझ में आया कि क्या किया हमने इसमें? हेलो, यस सर। Yes, sir. तो Yes. सिंपल एकदम क्या करना है हमने, सबसे पहले आपको जो भी ग्राफ मिलेगा इसमें, तो उसका इन डिग्री लिखना है, और जो भी इन डिग्री सबसे लोएस्ट होगा, है ना, उसको हमको क्या करना है,
रिमूव करना है। और जैसे आप रिमूव करते वन बाय स्टेप आप उसको रिमूव करते जाएंगे, और जो जो वर्टेक्स को आप रिमूव कर रहे हैं उसको एक सीक्वेंस में नोट डाउन करते जाएंगे, ठीक है। तो एट द एंड आपको जितने भी नंबर पॉसिबल केसेस मिलेंगे, जितने भी नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डरिंग मिलेगी, तो वो क्या हो जाएंगे उसके टोपोलॉजिकल सॉर्ट और टोपोलॉजिकल ऑर्डरिंग। क्लियर सभी को? यस हेलो, सर। Yes, sir. ठीक है। तो ये जो टॉपिक था ये हमारा थर्ड यूनिट का एक लास्ट टॉपिक था, ठीक है। अब इसके कुछ हम लोग एमसीक्यू देखेंगे। बताओ। क्या होगा आंसर? हेलो, False. फॉल्स इज द राइट आंसर, ठीक है। अब मैं एक चीज पूछ रहा था कि आप अभी जो हम लोग ये सब टॉपिक लेते जा रहे हैं, ऐसा ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा ना? मतलब मैं सब टॉपिक सब पॉइंट कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ऐसा फास्ट में तो हम लोग नहीं जा रहे ना? आपको समझ में आ रहा है बराबर जितना भी हम लेते जा रहे हैं? कुछ ज्यादा यस सर। फास्ट हो रहा है ना? नहीं, पास नहीं हो रहा सर। थोड़ा सा सर। No, sir. नहीं देखो, मतलब फास्ट अगर होता भी है तो आप लीजिए वहाँ पे बोलो, हम रिपीट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारा मेन इशू क्या है, मेन कंसर्न क्या है कि आपको जो भी हम लोग अभी यहाँ पे मैं टीच कर रहा हूँ हर एक पॉइंट क्लियर हो, ठीक है। क्योंकि फिर अगर मैं फास्ट में पढ़ाते चले जाऊंगा, मुझे सिलेबस कवर करना है, ये एक मेरा टास्क नहीं है। मैं जितना भी कवर कर रहा हूँ वो आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपको एक बार नहीं समझ में आता तो हम 4 बार रिपीट करेंगे, लेकिन मुझे बोलना है किसी ने कि सर हमको ये चीज समझ में नहीं आई, आप ये चीज एक्सप्लेन करो। यस और नो? यस सर। हाँ। Yes, तो sir. अभी भी अगर Yes, sir. किसी का आज जो हमने पढ़ा, अगर इसमें किसी का और कोई पॉइंट हो जो कि समझ में नहीं आया तो मुझे बोलो, मैं रिपीट कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। और समझ में आ गया हो तो हम आगे कंटिन्यू करें एमसीक्यूज को। क्या करना है? समझा है, sir. ठीक है, अभी पीपीटी भी शेयर कर दूंगा इमीडिएट लेक्चर खत्म हो गया ना। बोलो एमसीक्यूज नंबर 2। 49. 49 कैसे कैलकुलेट किया आपने 49? So 7 into 7. वेरी गुड। एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या करते हैं हम लोग, नंबर ऑफ वर्टाइसेस इनटू नंबर ऑफ वर्टाइसेस, मतलब नंबर ऑफ रो एंड कॉलम के बेस पे होता है। तो 7 into 7 क्या हो जाएंगे? 49 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, ठीक है। दिस वन, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ जीरो इन द एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ? अब इसका अगर हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स निकालेंगे तो कितने जगह पे जीरो आएगा? सिक्स। 6. कैसे कैलकुलेट किया? कैसे कैलकुलेट किया 6 आपने? बोलो जल्दी। So 4 of self loops because self loop is absent, and यस यस यस, 2 edges from 1 to 2 and 2 to 1. वेरी गुड, ठीक है। एकदम सिंपल है, आप सिर्फ इसको सिर्फ देखेंगे तो हमारा क्या होता है, जब ये मैट्रिक्स डिफाइन करते हैं तो जो डायगोनल पोर्शन होता है वो क्या होता है, हमारा सेल्फ लूप होता है। तो किसी में सेल्फ लूप नहीं है। प्लस ये जो ग्राफ है इट इज नॉट डायरेक्टेड ग्राफ, इट इज अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो 2 to 4 लो या 4 to 2 दोनों बन आएगा। तो हमारे क्या है, 4 तो हमारे डायगोनल हो गए, और 1 to 2 और 2 to 1 दोनों भी
जाएगा, क्या हो जाएगा 0। तो करेक्ट आंसर इज 6। बस इतना सिंपल तरीके से आपको सॉर्ट आउट करना है और कुछ भी नहीं। नेक्स्ट, क्या होगा क्वेश्चन? क्या है? इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ ग्राफ विल ऑलवेज हैव द सेम डायमेंशन। ट्रू और फॉल्स? False. वेरी गुड, फॉल्स। हाउ फॉल्स? Because in adjacency matrix we take vertex into vertex, and in incident matrix we take vertex into edges. वेरी गुड, ठीक है। तो इट इज द फॉल्स, क्योंकि क्या होगा कि सेम ग्राफ में नंबर ऑफ मतलब कि जो अगर किसी ग्राफ का हम दो टाइप से प्रेजेंटेशन करेंगे, इंसिडेंस एंड एडजेसेंसी, तो एडजेसेंसी में वर्टेक्स वर्टेक्स लेंगे तो, और इंसिडेंस मैट्रिक्स में वर्टेक्स वर्सेस एजेस हम लोग लेते, तो हमेशा ये क्या होगा कि डायमेंशन सेम आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज फॉल्स। नेक्स्ट, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ इंसिडेंट मैट्रिक्स? B. Number of edges into number of vertices. वेरी गुड, नंबर ऑफ एजेस इनटू नंबर ऑफ वर्टाइसेस, बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। Which of the following way can be used to represent a graph? C. सी, ठीक है। तो हम एडजेसेंसी लिस्ट के बेस पे करते हैं, एडजेसेंसी मैट्रिक्स के बेस पे करते हैं, और इंसिडेंस मैट्रिक्स के बेस पे हम लोग उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये भी मेथड है, ठीक है, लेकिन क्या है, इसमें मैक्सिमम है ना, ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सी को ये करेंगे, राइट। Floyd Warshall algorithm used to solve the shortest path problem has a time complexity of? बाइनरी ट्री के ऊपर, बाइनरी सर्च ट्री के ऊपर जो ज्यादा डिप में है, जो कि हम लोगों ने ट्री को देखा है, लेकिन उसमें और कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और कैसे उसका एग्जैक्टली यूज होता है, तो हम लोग बाइनरी सर्च ट्री के अंदर उसको पढ़ेंगे, ठीक है। और जहां तक अभी आपके सिलेबस का पॉइंट है कि आपका यहाँ एग्जाम में कितना पूछा जाएगा, तो 99% चांसेस ऐसे हैं कि 100% सिलेबस पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप उस पॉइंट ऑफ व्यू से स्टडी करो कि आपको पूरे 6 यूनिट में एग्जाम देना है। तो आपका 1 जून से 5 जून तक इन सेम एग्जाम है, वहाँ तक आई थिंक आपका 2nd यूनिट तक तो सभी सब्जेक्ट के सिलेबस ऑलमोस्ट एंड होने के आसपास होंगे, क्योंकि 2-3 दिन के अंदर अगर नहीं हुए तो वो भी एंड हो जाएंगे, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? नहीं तो हम यहाँ पे लेक्चर को एंड करें। Sir, हाँ बोलिए। sir, do we have unit-wise assignments also? यस यस, तो वो मैं देखता हूँ कि मतलब कम से कम क्वेश्चंस के बेस पे आपको करके आए, या फिर उसका और कोई दूसरा सॉल्यूशन जिससे कि आपको बर्डन ना आए, हम लोग बाद में सबमिट कर सके ऐसा कुछ, तो वो पॉसिबिलिटी में चेक करता हूँ, फिर उसके बाद हम आपको उसके अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। तो मतलब मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि Yes. आपको कम से कम थोड़ा बर्डन आए, जिससे कि आप स्टडी में ज्यादा ध्यान दे सके, वो रहेगा। लेकिन आपको टर्म वर्क, ओरल, प्रैक्टिकल के लिए जो भी आपको राइटअप कंप्लीट करने, वो मस्ट रहेगा, वो कंप्लीशन करना आपके लिए जरूरी है, ठीक है। असाइनमेंट के लिए मैं एक बार देखूंगा कि आपको उसमें थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे सकेंगे हम लोग, तो पॉसिबिलिटी होगी तो मैं बताऊंगा उस आपको, लेकिन जो आपको राइटअप लिखना है ओरल के, सॉरी प्रैक्टिकल फाइल्स और टर्म वर्क, वो कंप्लीशन आपको करना जरूरी रहेगा, ठीक है। उसमें Okay. कुछ भी Okay, sir. उसमें कुछ भी हम लोग कटल नहीं कर पाएंगे। और Yes. कुछ क्वेश्चंस कीजिएगा, ठीक है। तो एंड करें हम यहाँ पे लेक्चर। Yes, थैंक sir. यू।
Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you.